बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म एक तो आज उज़्बेक सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, उनका उन्होंने इस्तकबाल किया है और उनके साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल और दो तरफ़ा दिलचस्पी के जो उमूर हैं उन पर बातचीत की गई है। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने रहमतुल लिल आलमीन जो अथॉरिटी बनाई गई है उसकी फ़ालियत के हवाले से भी एक तकरीब में गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जो उनका मौक़िफ़ है उसका भी अदा किया है, तो इसका जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ आज चौधरी परवेज़ इलाही ने भी मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जब उनसे सवाल किया गया तो उसके जवाब में कुछ कमेंट्स किए हैं, वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि दूसरी जानिब ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत तेज़ी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान एक पहले कह चुके हैं कि 48 घंटे अहम हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई 5 दिन का कहा है, तो ये डेडलाइंस भी सामने आ रही हैं। और दूसरी जानिब मुलाकातें, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात जारी है और ये भी इतलात हैं कि इसी दौरान टेलीफोनिक रब्ता होगा मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस वक्त बहावलपुर के करीबी इलाके अहमदपुर शर्किया में मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मिट्टी में आज उन्होंने लॉन्ग मार्च के जलसे से खिताब किया। तो इस तरह वो सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं और वो पंजाब की जानिब, तो इस पर भी बात करेंगे। और फिर ये भी हम बात करेंगे कि ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया की जानिब से आबी जारहियत की जा रही है उसमें उन्होंने आबदोज़ एक पकड़ी गई है इंडिया की और उसको लॉक कर दिया गया, तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने आज जो गुफ्तगू की है, एक तो उन्होंने वही बातें की। उन्होंने कहा कि जी मैंने मगरबी कल्चर भी देखा है और फिर दीन इस्लाम को भी मैं समझता हूँ, तो इसलिए मैं रियासत मदीना की भी बात करता हूँ। फिर इरशाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, ग्रेट लीडर होने के हवाले से उन्होंने बात की। ज़ाहिर है वो मौजू था आज रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के हवाले से। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चोर डाकू चोर चोरी करके बाहर बैठे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि जनाब उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और मुल्क वापस आने दिया जाए, तो इस तरह से तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करते। तो एक तो उन्होंने आज ये बातें की हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि चूँकि जब हमने वज़ीर आज़म का कौम से ख़िताब देखा तो उसमें ये बातें नहीं थी और ये तासुर था कि अब शायद वज़ीर आज़म आगे बढ़ने की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ये बातें जो सियासी बातें थी मेरे ख्याल में बहुत हो चुकी हैं, लेकिन आज फिर इरादा किया गया है। अच्छा, एक तो मैं आपको अर्ज़ करूं एतजाज़ नकी साहब कि आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में बहुत पहले ये कहा था कि अदम एतमाद का फ़ैसला हो गया है, वक्त का इंतज़ार है कि वो कब आती है। आगे आने वाले अगले 2 हफ्तों में क्या होना है इसका प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को बखूबी इल्म है। वो जानते हैं कि आने वाले अगले 2 हफ्तों में क्या होना है, क्योंकि बहुत सारे इदारे उनके थंब के नीचे हैं, उनको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये जो तैयारियाँ हो रही हैं, ये जो 48 घंटे की डेडलाइन दी जा रही है। अब प्राइम मिनिस्टर दूसरी तरफ गुस्से में हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं आज भी वो यही बात कर रहे हैं, चोर और डाकू। जापान में ऐसा होता तो वो क्या जापान कर में लेते अगर हो। कोई ऐसी करप्शन करता है वो खुदकुशी कर लेता। आप देखें, बात ये है कि ये मिसालें देना कि सॉरी, कि जापान में ये हो गया, जब फलां जगह ये हो गया। आपने खुद 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, सारा कानून सारे इदारे आपके पास नहीं हैं। आपने क्यों नहीं, जिनको आप चोर कह रहे हैं उन पर अभी तक एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई कि कहीं उनको कोई सज़ा हुई हो, आप उन पर क्यों नहीं ये सारी चीज़ें डालते और आप कहते कि ये चोर हैं। वो आपको याद होगा एक एडवाइज़र थे शहजाद अकबर साहब, रोज़ टीटी सिंह, वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पुकारते टीटी सिंह के नाम से थे। वो टीटी सिंह है जी, टीटीज़ आ रही हैं, वो किधर गई टीटीज़, वो किधर गया केस, किधर गया फलूदे वाला और किधर गया पकौड़े वाला, सारा कुछ। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये तो पता है कि अगले 2 हफ्ते में क्या होना है। ज़ाहिर है उस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास है। यकीनन। फिर प्राइम मिनिस्टर को ज़ाहिर है गुस्सा आना है, उन्होंने फिर ये चोर कहना है, डाकू कहना है। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं बुनियादी तौर पर जो कुछ कहते रहे हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। अभी उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, बिजली की कीमतें, लेकिन वक्त बहुत गुजर गया है। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत अहम होती है। अब उन्होंने खुद कहा है कि मुझे आके ही करना चाहिए था इंडस्ट्री को जो पैकेज दी है, नहीं ये तो आते ही कर लेना चाहिए था, भाई उस वक्त क्यों नहीं किया। क्या ये इब्तिदा में मुझे ये कर लेना आपकी चाहिए टीम था। जो थी ना तजर्बाकार थी। तो अब सूरत हाल क्योंकि आने वाले दिनों में और गंभीर हो जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर यही बात करते रहेंगे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, लेकिन वहाँ से निकलने की हिकमत अमली क्या है, अपोजिशन का मुकाबला कैसे करना है
और जिस तरह अपोजिशन भरपूर होमवर्क करके आगे आ रही है, प्राइम मिनिस्टर सिवाय ये टीवी पे आके ये बातें कहने से, या उनके एक मिनिस्टर है मुराद सईद साहब, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, कोई हिकमत अमली नहीं बता रहा है कि अपोजिशन का अब किस हिकमत अमली के तहत वो जो है मुकाबला करेंगे। सही। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो दाखिली सियासत कमेंट किया है और ज़ाहिर है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की और अपनी मकबूलियत में इजाफे की कोशिश भी वज़ीर आज़म कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और ख़ित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात है, आपको पता है रशिया का विज़िट किया वज़ीर आज़म ने, उससे पहले चाइना का उन्होंने विज़िट किया और फिर ख़ित्ते के साथ बेहतर ताल्लुकात की उन्होंने बात की। अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ उसके पस मंज़र में उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज़ किया। आज उज़्बेकिस्तान के सदर जो हैं वो दौरा पाकिस्तान पर आए हैं, 2 रोज़ा दौरे पर, वज़ीर आज़म ने ख़ुद उसका इस्तकबाल किया है। तो ये तासुर मौजूद है कि मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब जैसे इंटरनेशनली दौरे भी कर रहे हैं और फिर इंटरनेशनल शख्सियात भी यहाँ पर आ रही हैं, तो ख़ित्ते में एक बड़ी अहमियत अख्तियार कर गया हमारा मुल्क भी और हमारी हुकूमत भी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बात यह है कि जो बैनुल-अक़वामी लीडर्स या सदूर पाकिस्तान में आते हैं, उससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का एक अच्छा जो है वो पैगाम जाता है। एक अच्छा पाकिस्तान के बारे में लोगों के तासुरात आते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं, या मौशी सरगर्मी हो रही हैं, यहाँ लोग अपने कारोबार कर रहे हैं। तो ये इस हवाले से बहुत अहम है। फिर आपको पता है कि ये ख़ित्ते के ममालिक हैं सारे। प्राइम मिनिस्टर रूस गए थे, वहाँ भी बातचीत हुई, लेकिन बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर जिस दिन गया उसी दिन पुतिन ने वहाँ पे हमला कर दिया यूक्रेन का। उससे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तासुर नहीं किया उस दौरे का। और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने, आपको पता है, कोई यहाँ भी वहाँ भी उन्होंने बातें की, और फिर यहाँ जो अम्बेसडर मौजूद थे उन्होंने भी ख़त लिखे कि जी आप ये कहें कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि पॉलिसी वो वाली नहीं है जो पहले थी, अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है यकीनन वो भी इस बात पर कोई इतना खुश नहीं है। ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ख़ित्ते में जो जहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान, उस हवाले से पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। उस अहमियत की वजह से तमाम मालिक जो हैं वो पाकिस्तान को अहमियत देते हैं, पाकिस्तान में आते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। तालिबान की वजह से, जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उस वजह से भी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इर्द गिर्द के ख़ित्ते के ममालिक के लीडर हैं ये पाकिस्तान में आते हैं, ये एक अच्छी बात है। इनसे एक तो हमारी तिजारती ताल्लुकात बढ़ेंगे और दूसरे हमारे इनसे बाकी शोबों में हम एक दूसरे से तामुन करेंगे। ये एक अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम है, एक अच्छा दुनिया में पैगाम। गया। अच्छा, इसके साथ ज़ाहिर है ये तो अभी कुछ चीज़ें और भी आएंगी, फिर मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, तो कुछ MOUs वगैरह और मुआहदों की बातें भी सामने आएंगी। लेकिन जब आप दाखिली सियासत की अभी बात कर रहे थे, तो वज़ीर आज़म साहब तो चोर डाकू ये कह रहे हैं, इत्तेहादियों की थोड़ी सी बात कर लें जातरीन साहब। परवेज़ इलाही साहब ने आज मुस्कराए भी हैं, उन्होंने एक कहका भी लगाया है। इससे पहले कि गुफ्तगू पे बात करें, थोड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र कर लें। और फिर उनसे जब ये सवाल किया गया है कि जनाब आप बताएं कि वज़ीर आज़म के साथ कोई अदम एतमाद की बात हुई या घबराए हो, तो उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आज़म घबराए हुए नहीं हैं। और अदम एतमाद के हवाले से ज़ाहिर है जब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, फिर हंडिया से जब धुआं उठेगा तो फिर उबाल भी, पहला उबाल आएगा, और कहका भी उन्होंने लगाया है। तो परवेज़ इलाही साहब क्या पैगाम दे रहे हैं? दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के साथ मुनीस इलाही साहब की आज 1-on-1 मुलाकात भी है। देखिए, मैं इस पर बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जब कोई गैर मुल्की लीडर हमारे पास, किसी मुल्क का सदर आता है, तो वज़ीर ख़ारजा को भी यहाँ होना चाहिए। हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो वहाँ जाके इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और वहाँ पर सियासी जलसे और धरने कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा की टोपी उतार कर और अपनी सियासी टोपी जो पहन कर मैं निकल रहा हूँ, जी, फिर वज़ारत ख़ारजा छोड़ देना, फिर किसी और को दे दें, ताकि कोई और आदमी जो है, इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ मौजूद होना चाहिए। सारी कैबिनेट मौजूद थी और वज़ीर ख़ारजा नहीं थे। अच्छा, जो बात आपने परवेज़ इलाही साहब की देखें, चौधरी जो हैं वो रियासत के साथ हैं। चौधरी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि रियासत का फ़ैसला जो हो चौधरी उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। और चौधरी जो हैं वो बहुत समझदार लोग हैं, बहुत ज़माने से सियासत कर रहे हैं वो। उनको ये पता है कि इस वक्त में क्या करना है। और ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे और फिर उनकी ख़बरें भी चलीं कि जी उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में आपको पता है तारक बशीर चीमा ने बाकायदा मीडिया पे आके ये कहा कि हमने कोई हमायत की बात नहीं की। चौधरी जो हैं वो देख रहे हैं कि उनको अब चौधरीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन आदमी नवाज सकता है, ठीक है। अगर तो देखें, चौधरीज़ को जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ऑफ़र की है वो हुकूमत मेरे ख़्याल में उनको नहीं कर सकती। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने तो उनको यहाँ तक ऑफ़र किया ना कि आपको चीफ़ मिनिस्टर बना देते हैं। और चौधरियों की ख्वाहिश, चौधरी परवेज़ इलाही की ख्वाहिश भी यही है कि चीफ़ मिनिस्टर बने।
चले इस पे मजीद भी बात करते हैं। एक तो उन्होंने ये भी कहा और फिर अदम एतमाद का जो सवाल हुआ उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है, वो भी बड़ा बानीखेज जवाब है, उस पर भी जिक्र करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है काफ लीग की एक बड़ी अहमियत है। और आज कुछ सवालात जो हैं वो सामने आए, क्योंकि जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद कोई मीडिया पर गुफ्तगू नहीं हुई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी नहीं की, लेकिन आज कुछ कमेंट्स जो हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन साहब, ये बड़ी लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि काफ लीग क्या कह रही है, क्या उसका हतमी फैसला है, बात कोई वाज़ेह नहीं थी। आज जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक तो ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म घबराए हुए हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है अदम एतमाद की, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और फिर उनका कहका भी लगा। तो मैं वो कहके की जो बात कर रहा था, तो इसमें क्या हम इससे परसीव करें कि काफ लीग कहाँ खड़ी है? कमेंट तो उन्होंने ये कर दिया कि कुछ ना कुछ निकलेगा इसमें से। मैं आपको करूँ कि काफ लीग जो है ना, अगर वह हुकूमत के साथ होती, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ होती, तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ गए हैं, वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बाहर निकलते और मीडिया से बात करते और कहते कि जनाब हमारा इत्तफाक है, हम इनके साथ हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन जो प्रेस रिलीज जारी हुए, 2 जारी हुए हैं। एक, मैं क्योंकि रिपोर्टर भी रहा हूँ अखबारात में, तो चीज़ों को बहुत ज़रा बारीक बिनी से देखता हूँ। उस दिन 2 प्रेस रिलीज जारी हुए, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से फवाद चौधरी साहब की जानिब से, दूसरा प्रेस रिलीज जारी हुआ चौधरी साहबान की तरफ से। उन दोनों में आपस में कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी, ना अल्फाज ऐसे थे कि ये समझा जाए कि कोई इत्तफाक राय हो गया। ठीक है। तो आज जो चौधरी साहब ने कही है, मैं समझता हूँ कि समझने वाले उनकी बात समझ गए हैं कि चौधरी साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज आप क्या समझते हैं, क्या बता रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ये बता रहे थे कि जो उनको चीफ मिनिस्टर बनाएगा वो उसके साथ है। ठीक है, ज़ाहिर है सियासत में मफादात का खेल तो है, मफादात का खेल है। और अगर चौधरी साहब को ऑफर हो गई है चीफ मिनिस्टर बनाने की, तो फिर वो बिल्कुल साथ हैं इनके। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें अदम एतमाद के हवाले से कोई बात नहीं हुई। आज उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने ये अगर कहा। अदम एतमाद के हवाले से बात नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करने गए थे वहाँ? ये एक बड़ा सवाल अभी मौजूद है, क्वेश्चन मार्क है। प्राइम मिनिस्टर किसके लिए गए थे इत्तेहादियों के पास? सिर्फ बातचीत करने के लिए? हम जब प्रोग्राम करने के लिए आ रहे थे तो एक राय यही है कि वो तबीयत पूछने गए थे। अभी हम जब प्रोग्राम करने आ रहे थे तो हम सीढ़ियों पे थे, तो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया बहुत जिम्मेदार आदमी का कि चौधरियों को राज़ी करने के लिए असद उमर साहब को जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, कि वो जाए और उनसे बात करें। अब चौधरियों को जो ऑफ़र आसफ अली जरदारी साहब ने दे दी है, या तो फिर वो ऑफ़र हुकूमत दे तो फिर तो कोई बात बन सकती है। अच्छा, और दूसरी जानिब जो होमवर्क मियाँ शहबाज शरीफ ने किया है और आसफ अली जरदारी साहब ने किया है, अगर चौधरी ना भी साथ आए तो वो जिस मंजिल पे चल निकले हैं वो हासिल कर लेंगे। ये बात वो कर रहे हैं। 8-10 लोग जो हैं, जो जिनका फैसलाबाद और इर्द गिर्द इलाकों से ताल्लुक़ है, उन पर काफ़ी काम हो चुका है। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो काफ़ी होमवर्क करके उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को बता दिया है, आसफ अली जरदारी साहब को भी बता दिया है। और आपको याद होगा कि आसफ अली जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं जितवाया। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जितवाया ना यूसुफ रज़ा गिलानी को। वो जानते हैं सारी चीज़ें। और आसफ अली जरदारी आखिरी वक्त तक जो अपने कार्ड्स हैं वो अपने सीने के साथ लगा के रखेंगे, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो पार्टी में अब जो बहुत करीबी भी उनके लोग हैं, वो उनसे भी इस इशू पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर काफ लीग साथ नहीं आती तो एक्सपोजिशन की बात है, तो क्या जैसे अपोजिशन ये कह रही है और ये दावा कर रही है, उसके बावजूद भी हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हम पूरे कर लेंगे और हम अदम एतमाद ले आएंगे, और 48 घंटों के हवाले से कहा जा रहा है कि रिक्विजिशन जो है वो जमा करवा दी जाएगी, खुद मतलब इसका मतलब है कि फिर अगला रास्ता या फिर जहांगीर तरीन ग्रुप है, जिसे हम एक लिहाज से फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है पीटीआई का, और उस पर इसाक हकवानी साहब के भी कुछ इंकशाफात आपके सामने हैं। दूसरा खुद पीटीआई के कुछ लोग हैं जिनके राब्तों की इस वक्त बात कर रही है अपोजिशन के, 2 जो हैं पीपल्स पार्टी के पास हैं, 6 मेरे ख्याल में नून लीग या मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं, तो ये फिगर्स भी दिए जा रहे हैं। 16 लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के पास हैं, पीटीआई के। 6 लोग हैं वो जो पीपल्स पार्टी के पास हैं, 3 से 4 लोग जो हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं। तो मामलात ये सारे तय कर, देखिए जो अब जो दूसरी जानिब से लोग हैं
जो अपोजिशन के लोग हैं, जिसमें आसफ़ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जो लोग शामिल हैं, ये अगर इतना ही इनको अच्छा मैदान मिल चुका होता, इतने साजगार और अच्छे हालात मिल चुके होते, तो ये पहले ना कर लेते। पहले जो अदम एतमाद नहीं आया, इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक इनको कोई हालात मुयस्सर नहीं थे, ऐसे कोई ऐसा माहौल मुयस्सर नहीं था जिसमें वो अपना काम कर सकते। अब उनको पता चल गया है, उनको वो हालात मिल रहे हैं और उनको माहौल मिल रहा है, उनको चीज़ों का पता चल रहा है। अंपायर का वो बार बार खुद ही कह रहे हैं कि न्यूट्रल एम्पायर। तो इस हवाले से वो जो ये कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये नाकाम करने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए पिच भी साजगार है। मैं कहता हूँ हालात भी साजगार हैं और सब माहौल भी साजगार है, और वो अदम एतमाद जो करने जा रहे हैं वो इसलिए नहीं करने जा रहे। आप मेरी बहुत बातें नोट कर लेते हैं, ये भी नोट कर लें कि वो जो अदम एतमाद करने जा रहे हैं, क्या वो नाकाम होने के लिए करने जा रहे हैं? और अगर अदम एतमाद नाकाम होता है तो फिर उनको नहीं पता कि उनके साथ अपोजिशन का क्या होगा, कहाँ खड़ी होगी। लेकिन तो साफ नजर आ रहा है, ये सारा एक माहौल बन रहा है जी। और चौधरी आए तो भी ठीक है, चौधरी ना आए तब भी ठीक है, और ये सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी। और अगले आने वाले 2 दिन में आप देखिएगा कि माहौल कहाँ चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और इसका नहीं, अगर कप्तान के बारे में ये कहा जा रहा है वज़ीर आज़म साहब के, उनके अपने जो पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं कप्तान एक ऐसा छक्का मारेगा कि फिर इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, कोई बड़ा ही अनाउंसमेंट भी आ सकती है, कुछ बड़ा धमाका भी हो सकता है, और पिच जो है उसमें गड़बड़ भी हो सकती है जो अच्छा, आपके और मेरे दरमियान अब इस पर यानी बहस हो जानी चाहिए कि अपोजिशन के पास तो हमने बताया, अब प्राइम मिनिस्टर के पास सिलाई से भी मुलाकात है और प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर के पास ये ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन जो बड़ा छक्का वो कह रहे हैं, वो बड़ा छक्का ये हो सकता है ना कि प्राइम मिनिस्टर ये महसूस करें कि अब अपोजिशन का अगर मुकाबला करना है, जैसे शाह महमूद साहब सिंध में कैंपेन चला रहे हैं ना वो अपनी जी, और सिंध जो है वो उनका मैदान नहीं है पीटीआई का, लेकिन वो वहाँ नई जगह पे गए हुए हैं, अपने मुरीदों को लेके घूम रहे हैं पूरे सिंध में। तो ये प्राइम मिनिस्टर ये कर सकते हैं ना, ये तो उनका अख्तियार है कि वो कहेंगे जी कि कौमी असम्बली जो है इसको तोड़ दिया जाए और नए इलेक्शन में चले जाएं। अपोजिशन को भी समझ लग जाएगी और बाकियों को भी समझ लग जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के पास ये ऑप्शन मौजूद है और ये ऑप्शन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दीगर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म है, उनके जो ऑप्शन आप पूछना चाह रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल में अगर आप प्राइम मिनिस्टर यूज़ भी करेंगे तो शायद उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब पानी पुलों से गुजर चुका है, मेरे ख्याल में गुजर चुका है, और वो अब अगर प्राइम मिनिस्टर करेंगे भी सही तो शायद प्राइम मिनिस्टर को वो वाला फ़ायदा ना हो सके जिसके लिए वो करेंगे, क्योंकि हालात बदल गए हैं, बहुत सारी तब्दीलियां। फिर वही बात है कि वही मुनीर नियाज़ी ने कहा था हमेशा देर कर देता हूँ, तो इसमें थोड़ी और बात करते हैं, तरीके अदम एतमाद का भी जिक्र करते हैं, लॉन्ग मार्च का भी। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं तरीके अदम एतमाद और फिर लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल रहा है। नाजरीन साहब, ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी, एक जानिब तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के ऑप्शंस का भी हमने जिक्र किया, फिर इनके पास क्या नंबर्स हैं अपोजिशन के पास। आज ये खबर है कि अपोजिशन ने जो है तरीके अदम एतमाद का मुसवदा भी तैयार कर लिया है, और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI फे, ANP और BNP मैंगल के दस्तखत मौजूद है। तकरीबन 80 अरकान का कहा गया दस्तखत मौजूद है। तो इसमें जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया, एक तो मुआशी बहरान का मामला है, दूसरा मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, और तीसरा खारजा पॉलिसी है। ये भी मेरे ख्याल में एक अहम मामला है जिसको बुनियाद बनाकर वो अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं। ये जिन पॉइंट्स पे वो अदम एतमाद ला रहे हैं, एक तो इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगा, और फिर इसके साथ साथ ये तो दस्तखत अभी क्या दीगर अराकीन के भी सामने आएंगे और फिर ये बात खुलेगी कि कौन किसके साथ है। अच्छा, एक तो इस तरह के तारीख़ अदम एतमाद पर जो दस्तखत हैं वो ज़रूरी नहीं कि जो वोट देने वाले हैं वो भी करें, सब करें। वो उस वक्त जब वोट देने के आएगा टाइम आएगा वो उस वक्त भी सामने आ सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि जी 80 अरकान ने साइन कर दिए हैं और इस तरह मुसवदा तैयार हो गया, ये पहले तैयार हो चुका था, ये पहले साइन हो चुके हैं और मेरे इल्म में है कितने लोगों ने साइन किए हुए हैं। अच्छा, क्या फिगर ठीक है? ये तो फिगर बहुत कम बताए जा रहे हैं। अच्छा, ये फिगर बहुत इसके साथ एक और लगा दें 180 का। बस ये मैं अभी वो बताना नहीं चाहता सारे। अच्छा, मेरे इल्म में है कि मेरे इल्म में है कि अपोजिशन के कितने लोगों ने साइन किए हुए हैं। मैं अभी ऑन एयर कहना नहीं चाहता
क्योंकि फिर आपको पता है ना, यहाँ पीका आर्डीनेंस और फलाना आर्डीनेंस और फेक न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें वो खुल खैर जाती कोर्ट हैं। में है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि वो मेरे इल्म में है, और ये आज नहीं, ये 4 रोज़ पहले तकरीबन फ़ाइनल हो गया था मुसवदा। 4 रोज़ पहले इस पर सारी बातचीत हो गई थी। अपोजिशन जो है, जो कुछ अब अपोजिशन सामने दिखा रही है वो सामने हकीकत नहीं है। अच्छा, जो अपोजिशन पर से पर्दा कर रही है सारी चीज़ें, वो हकीकत में है। और आप देखिएगा अगले 2-4 रोज़ में, जब हम अगले हफ्ते आएंगे अपना प्रोग्राम करने के लिए पीर के रोज़, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सामने आ चुकी होंगी, और आपको वाज़े लग रहा होगा कि अदम एतमाद जो है वो किस तरफ जा रही है, और अदम एतमाद को कहाँ से सहारा मिल रहा है, और अदम एतमाद जो है वो इतनी तेज़ी से और इतनी तेज़ी से सफ़र करते हुए वहाँ कैसे पहुँच रही है। इस दौरान बिलावल का जो काफ़िला है, वो भी जो लॉन्ग मार्च है, वो भी यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। और अब जो वो 5 दिन की बात कर रहे हैं बिलावल, और कह रहे हैं कि जेब में है अराकीन भी हमारे। आज बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने जो इश्तहारात दिए हैं और जो उन्होंने मकाम बताया हुआ है रवात के पास कि वो उनका इस्तकबाल करेंगे, वो इस्तकबाल ही आपको बता देगा कि अच्छा, अदम एतमाद का माहौल क्या बन रहा है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात मेरे इल्म में हैं, लेकिन मैं वक्त से पहले ऑन एयर अभी कहना नहीं चाहता। ठीक है, अच्छा चलें, ये तो आ जाएगा, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट, आप ये कह रहे हैं कि आपकी इतलात के मुताबिक कदम एतमाद जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इतलात है ना, वो असेंबली रेनोवेशन का भी मामला है, फिर OIC का इजलास होना है, उसके लिए तैयारियां भी हो रही हैं, और जगह तो जाहिर है वही असेंबली हाल ही है। क्या कोई और जगह मुतय्यन की जाएगी, देखिए, या रिक्वेजिशन जमा करवाई जाएगी, तो फिर जाहिर है स्पीकर का ये सवाब है वो कब देखें, बुलाता है? मैं आपको बताऊं कि 14 दिन में स्पीकर को बुलाना है इजलास, ठीक है आईनी जी। तौर पर 14 रिक्वेजिशन दिन जमा हो जी, जाए तो 14 दिन में ठीक इजलास है। उन्होंने बुलाना है हर सूरत में। ये जो बात है ना कि जी असम्बली में OIC की तैयारियां हो रही हैं और हाल नहीं है और इस तरह नहीं है, ये अब मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा ताख़ीर नहीं की जा सकती, ज़्यादा वो कोई इस तरह नहीं हो सकता, सिवाय एक बात के कि जिस दिन हकूमत के ख़िलाफ़ तारीख़ अदम एतमाद पर वोटिंग हो, हकूमत जो है वो अपोजिशन के कुछ 100 के करीब लोगों को रोक ले और पकड़ ले उनको, तो फिर तो अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। अच्छा, वरना अभी तक जो सूरत हाल बन रही है, और जिस तरह अपोजिशन के लोगों में अचानक जोश आ गया है और अचानक वो सारा कुछ हो गया है, आपने 100 का कुछ कहा तो है। सॉरी टू कट यू, आप 100 का फिगर दे रहे हैं, 100 के करीब लोगों को पकड़ लें, तो फिर अदम एतमाद नहीं हो सकेगा ना जी। नहीं वो तो 50 भी कर लें तो मेरे ख्याल में जो 100 फिगर अभी मौजूद है, अगर 200 का भी ख्याल रखा नहीं, जाए। मैंने 100 तो अलामतन बात की है ना, कि अच्छा, अपोजिशन के अलामतन बात की है ठीक है, कि अपोजिशन के अगर बड़ी तादाद में मेंबरान को पकड़ लिया जाए तो फिर हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए यहाँ कोर्ट्स भी मौजूद हैं, और जो अदम एतमाद ला रहे हैं उन्होंने भी सारा इस पे होमवर्क किया हुआ है अच्छा, कि बंदों को कहाँ रखना है, किस तरह लेके आना है, और किस तरह चीज़ें सामने लानी है। तो आने वाले 2-3 रोज़ जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और इंशाल्लाह मंगल बुध को जब हम कर रहे होंगे तो हमें सामने चीज़ों को पता होगा कि ये अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं। MQM कहाँ खड़ी है? देखिए, MQM बॉर्डर पर है। MQM ने उस दिन भी कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं। आज भी उन्होंने कहा, बल्कि मेरे प्रोग्राम में आने से पहले जब मैं MQM के कुछ लोगों से कराची में बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा, देखें जी, हम वज़ीर हैं, एक हमारा वज़ीर है, फ़रोग़ नसीम तो हमारे कोटे में है नहीं, अच्छा, फ़रोग़ नसीम तो किसी और के कोटे में है। ठीक है, एक हमारा वज़ीर है और हम हुकूमत में हैं, फ़ेडरल हुकूमत में, और फ़ेडरल हुकूमत ने हमारे जो दफातर हैं पार्टी के कराची में वसील किए हुए हैं, हमें दफ्तरों से बाहर निकाला हुआ है, हमारे पास जगह नहीं है। शिकवा कर रहे हैं हुकूमत, शिकवा कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी आज ये बातें कही हैं। तो इससे आप MQM जो है, देखिए मैं बताऊँ, MQM और MQM वालों ने उस तरह खुल के इजहार नहीं किया जिस तरह चौधरी काफ लोग लीग वालों ने कहा कि हम रियासत के साथ हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में MQM वाले भी रियासत के साथ हैं, तो रियासत का जो फैसला होगा वो सबको कबूल होगा। ठीक है, फिर इशारे तो उसी जानिब है ना, पोजीशन के लिए बड़े मुस्बत इशारे आ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान लॉन्ग मार्च जो चल रहा है, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब आपको पता है जनूबी पंजाब पहुंच चुके हैं, वहाँ वो सूबे की भी बात कर रहे हैं, सेक्रेटरीट की भी बात कर रहे हैं, ये एक अलग मामला है, वो दीगर इशूज़ पे वो बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च पहुँचने का जो आपने बात का कहा, यकीनन मुस्तफ़ा नवाज़ साहब का फिर हम इश्तिहार देते हैं। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, और वो ये है कि आज ISPR ने जो कहा है कि आबी जारियत की है इंडिया ने, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमने चौथी से पाँचवीं आबदोज़ उनकी पकड़ी है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि हमारी पाक फ़ौज और हमारी बहरिया जो है वो हर वक्त मुतहरक रहती है,
और हमारी बहरिया जो है वो इनके हमारे दुश्मन जो हैं उनके अज़ाइम को खाक मिलाने के लिए हर वक्त मुतहरक रहती है, और ये मुतहरक बड़ी होने का कामयाबी नतीजा बड़ी ये कामयाबी एक बड़ी कामयाबी। इसी के साथ ही नाज़रीन, एतजाज़ नकी और सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। पीर को हाजिर होंगे नए तबसरों और तजियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।